नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर की तरफ से सामान्य विज्ञान विषय से जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोटिमान, सार्थक अंक व बल। ये कोटिमान, सार्थक अंक और बल विषय से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये प्रश्न है, देखो पहले लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1। अब वीडियो शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले लाइक अवश्य कर दें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बारीकी से यहाँ पर समझाए गए हैं। तो कोटिमान क्या होता है? कोटिमान प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या को वैज्ञानिक रूप यानी कि जैसे 3, 6, 4 ये लिखा हुआ है, तो इस संख्या को पहले हम दशमलव रूपी संख्या और यहाँ 10 की घात के रूप में हम इसे बदलेंगे। तो जब बदलेंगे तो एक अंक दशमलव से पहले आना चाहिए। तो एक अंक आएगा तो 3.64 गुणा 10 की घात, यहाँ पर 1 और 1 2 अंक इसमें पीछे हैं तो 2 हो जाएगी। अब ये दशमलव रूपी संख्या में बदल चुका है। अब ऐसी संख्याओं के कोटिमान प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी आपको बताएंगे कि कोटिमान कैसे निकाला जाता है। तो देखो कोटिमान निकालने के लिए यहाँ पर ये जो संख्या है 0.00006 को हम पहले दशमलव रूपी भिन्न संख्या में बदलेंगे तो 6.0 यानी कि ये आता है 10 की घात माइनस का, अगर दशमलव राइट हैंड की तरफ चलेगा तो माइनस की घात आएंगी और लेफ्ट की तरफ जाएगा तो प्लस की पावर आती है। तो 10 की घात यहाँ पर 6 आ जाएंगी। अब जब 10 घात 6 आ गई हैं तो सोचना मत कि 10 घात 6 कोटिमान है। ये कोटिमान नहीं है, क्योंकि कोटिमान की एक शर्त होती है, नियम होता है कि दशमलव से जो पहले वाला अंक है, पहले की जो संख्या है वो 3.16 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। अब ये जो 6 है इससे बड़ा है। जब 6 इससे बड़ा है तो इसको दशमलव को हम इस संख्या के आगे लगाएंगे और इसे छोटा बना देंगे दशमलव के आगे संख्या को, तो छोटा बन जाएगा तो यहाँ एक घात कम हो जाएगी। यही ध्यान रखना है कि दशमलव से आगे वाली संख्या इससे बड़ी ना हो। अब ये इससे बड़ी है तो इससे अब छोटी बनाएंगे। देखो छोटी कैसे बनाते हैं, छोटी बनाएंगे इसको हम लिखेंगे 0.6 गुणा 10 की घात -5 हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया क्योंकि 5 संख्याएं आई हैं। ये घात वाली संख्या ही कोटिमान कहलाती है। अब कितनी घात है 10 पर? 5 घात है, तो इसका जो आंसर रहेगा ए वाला हो जाएगा 10 की घात -5। यहाँ पर इस संख्या का कोटिमान हो जाएगा। अब कोटिमान से संबंधित आगे भी प्रश्न हैं, तो यहाँ पर बारीकी से मैंने समझा दिया है और ये समझाने के बाद कॉपी पेंसिल लेके बैठें और उसकी सहायता से ये प्रश्न भी आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न जैसे लिखा गया है कि 4.12। देखो इसको भी करेंगे। यदि कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, नहीं लेके बैठे हैं तो कॉपी पेंसिल ले आएँ और स्वयं सोल्व करके देखें इसका कि कोटिमान क्या होगा। तो यहाँ पर 4.12 गुणा 10 की घात 5 है। अब ये जो संख्या है दशमलव से पहले 4.12, ये 3.16 से बड़ी है। जब ये इससे बड़ी है तो इसको छोटी बनाएंगे और छोटी बनाने का तरीका ऊपर था। देखो कैसे छोटी बनाएंगे, इसको लिखेंगे 0.412 गुणा 10 की घात। जब ये दशमलव लेफ्ट हैंड की तरफ गया है तो जो घात है उतनी प्लस हो जाएंगी, तो 10 की घात कितनी होंगी? 6। अब यही इसका कोटिमान है। तो इसमें ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 में लिखा है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है, इसमें कोटिमान क्या होगा। तो देखो 5.97 जो है बड़ी है 3.16 से। जब बड़ी है तो इसको छोटी बनाएंगे, और छोटी कैसे बनाते हैं, छोटी बनाएंगे इसको दशमलव को आगे लगा देंगे, 0.597 गुणा 10⁻25 हो जाएगी यहाँ पर। तो 10⁻25 यहाँ पर इसका कोटिमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलें प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 में लिखा है एक संख्या 4.55 गुणा 10⁻12 है, इसका कोटिमान क्या होगा। तो देखो इसमें भी कोटिमान निकाल सकते हैं। इसको हमें देखो 3.16 ये जो संख्या है दशमलव से आगे गुणा जो है दशमलव वाली 3.16 से बड़ी है, यानी जो 4 है ये जो 4 ये वाली 4 ये जो 4 है ये इससे बड़ी है। अब बड़ी है तो इसको हम बदलेंगे, इसको लिखेंगे 0.455 गुणा 10⁻13। तो यहाँ पर इसका कोटिमान 10⁻13 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है, अब सार्थक अंक के प्रश्न हैं। लिखा है एक कागज की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, मापन में सार्थक अंक क्या होंगे। तो सार्थक अंक के भी नियम है, तो सार्थक अंक के कुछ नियम अलग हैं, कोटिमान से भिन्न हैं। जो सार्थक अंक है इसमें 1 से और 9 तक के अंकों के मध्य अगर कोई 0 आ रही है तो वो सार्थक अंकों में कन्वर्ट हो जाती है। अगर दशमलव से पहले कोई 0 है और उसके बाद भी 0 आती हैं तो वो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती हैं। तो ये कुछ नियम हैं, वो विस्तार से यहाँ पर नहीं बताए जा सकते, अगली वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इसी प्रश्न पर ध्यान देते हैं हम। तो देखो इस प्रश्न में भी यहाँ से समझ सकते हैं, लिखा है 0.542 तो 0 और दशमलव 0 तो 0 आया, इसके बाद फिर 0 आ गया, तो ये दो अंक सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। अब जब ये सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने हुए, सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सार्थक अंक इसमें होंगे। यदि 0 इन अंकों के बीच में आ जाती है, 5042 हो जाता है। कभी 0 अगर अंकों के बीच में आ रही है तो वो सार्थक अंकों में गिनी जाएगी, और 0 बीच में नहीं है तो नहीं गिनी जाएगी। अगर पीछे भी आ रही है 0, यानी अंकों के पीछे अगर 0 आ जाती है, अंकों के पीछे 0 आ जाती है, जैसे कि यहाँ मान लिया जाए 460, अगर ये 0 आ गई तो ये सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। 406 ये भी आ गया तो भी 0 सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। यदि 0 पहले आती है, अभी जैसे इस प्रश्न में थी पहले, तो ये सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएगी, ये ध्यान रख लेना है बस। अब चले प्रश्न नंबर आगे की तरफ। ऐसे ही सार्थक अंक के यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, वीडियो को लाइक करें, बहुत बारीकी से समझाए जा रहे हैं कोटिमान और सार्थक अंक वाले प्रश्न। इनको देखकर ही आप चुटकियों में इनको सोल्व कर सकते हैं, सेकंडों में कर देंगे, देखते ही इसका आंसर टिक कर देंगे। तो देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, सीधी बात है। यहाँ पर देखो 0.0000 ये सार्थक अंकों में गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये संख्या के आरंभ में 0 आ रही हैं। अगर इनके आगे 1 2 3 यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर होता तो ये सार्थक अंकों में गिने जा सकते थे।
इसका मतलब इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें 3, 6, 0 और 9 ये सार्थक अंक हो जाएंगे 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ 0 को सार्थक अंक इसमें मिला लिया गया है क्योंकि यहाँ 0 इनकी संख्याओं के बीच में आ रही है। आगे का प्रश्न है, जब वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? देखो, एक समान समय अंतराल में जब दूरी तय करती है कोई वस्तु तो उस गति को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब यहाँ पर गति से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। सार्थक अंक और कोटि मान के प्रश्न आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलें, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में अवमंदित गति, बी में त्वरित गति, सी में असमान गति या डी में एक समान गति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये एक समान गति कहलाती है जब वस्तु का जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको एक समान गति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में सदिश राशि कौन है? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 1 में दूरी, वेग, द्रव्यमान और समय। इनमें सदिश राशि कौन सी है? तो देखो, इनमें जो ऑप्शन है वेग सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी, वेग। अब ये सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अब ये जो वेग है इसको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है इसे व्यक्त करने के लिए, इसीलिए इसे सदिश राशि कहा जाता है। ऐसे ही अदिश राशियाँ होती हैं। ये राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती, इसलिए इसे अदिश राशि कहा जाता है। सीधी बात है, अदिश और सदिश, यानी कि सदिश राशि में परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है, अदिश में परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब अदिश राशियाँ देखो, दूरी, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विभव तथा विद्युत धारा, ये सब अदिश राशियाँ मैं बोल रहा हूँ। और सदिश राशियाँ कौन सी हैं? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग तथा भार। कॉपी पेंसिल लेके बैठे हों तो इनके नाम अवश्य लिख लें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर सदिश राशियों के उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। सदिश राशियों के जो उदाहरण हैं लिख लें। विस्थापन, वेग इसमें ऑप्शन था, त्वरण, बल, संवेग, आवेग तथा भार, ये सब सदिश राशियाँ हैं। और नीचे प्रश्न में है अदिश का है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें कौन सी है? देखो, ऊपर मैं उदाहरण बोल रहा हूँ अदिश राशि के। दूरी, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, समय, चाल, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विभव तथा विद्युत धारा आदि अदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूरी ये अदिश राशि है, ना कि सदिश।
देखो अदिश राशियों का एक जो है नियम भी है, और नियम मैं बता रहा हूँ, कॉपी पर लिख लें और उसके अनुसार बना लें। यानी कि नियम यानी शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक की सहायता से। और ट्रिक का नाम है, कॉपी लेके अपनी नोट में उसे नोट कर लें। टॉपिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। इसके अनुसार सभी अदिश राशियाँ आप बना सकते हैं। उस आर्द्रता को चाबी दो। ओ मीन्स ऊर्जा, से मीन्स समय, दे मीन्स द्रव्यमान, के मीन्स कार्य, चे मीन्स चाल, और बे मीन्स वैसे विद्युत धारा, विद्युत विभव। चलें आगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 10 में है, लिखा हुआ है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो, लिख लेनी है और याद भी कर लेनी है। चलिए प्रश्न नंबर 10, विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो जो विस्थापन है, विस्थापन और दूरी दोनों के ही मात्रक मीटर होते हैं। विस्थापन और दूरी दोनों में अंतर क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि जानते हैं तो अवश्य बताएं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, पर वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब प्रश्न नंबर, इसका जो आंसर है मीटर रहेगा। विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक मीटर ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है ये आपको बताना है। देखो सीधा अंतर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऊपर बता दिया है कि जो दूरी है अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। एक अंतर तो यही हो गया। ऊपर देखो, ऊपर प्रश्न नंबर 8 और 9 में देख सकते हैं, 8 और 9। 8 जो है सदिश राशि का है, 9 अदिश का है। तो जो विस्थापन है सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। एक ऑप्शन तो यहीं पर हो गया है, बाकी के अंतर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं यदि जानते हैं तो ये कोई प्रश्न हो चुका है, इसका आंसर मीटर है। अब प्रश्न नंबर 11, चाल का मात्रक क्या होता है। देखो जो चाल है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड क्यों होता है, क्योंकि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो जो वेग परिवर्तन की दर है उसको त्वरण कहा जाता है। ये त्वरण की परिभाषा भी है, याद रख लेनी है। यदि त्वरण की परिभाषा नहीं आती तो इसको याद कर लें। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्योंकि ए बराबर सूत्र है, पढ़ा हो तो ए बराबर यू माइनस वी बटे टी। यू माइनस वी वेग परिवर्तन हो गया और टी हो गया समय, यानी दर के अनुसार परिवर्तन हो जाए उसे त्वरण कहते हैं। चलें आगे प्रश्न है, लिखा है, एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर स्थिर गति में चल रही है। एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर स्थिर गति में चल रही है, यह कौन सी गति है। यह कौन सी गति है। अच्छा, एक अभी त्वरण का हमने आपको बताया था कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, यानी वृत्तीय पथ पर स्थिर गति से चल रही है तो यह त्वरित गति होगी। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन आएगा त्वरित का आ जाएगा, इसमें त्वरित गति, इस प्रश्न का आंसर त्वरित गति है, प्रश्न नंबर 13 का। चलें आगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है कई बार परीक्षाओं में, 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं। तो जो 1 किलोग्राम भार है उसमें 9.8 न्यूटन होते हैं। चलें प्रश्न नंबर 15 की तरफ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 15 में लिखा हुआ है, बल, संवेग, त्वरण तथा भार में अदिश कौन सी है। अभी अदिश और सदिश दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ, और यदि नोट नहीं किया है तो पीछे वीडियो को दोबारा देख के नोट कर सकते हैं कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं और सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का जो आंसर है अदिश राशियाँ, यहाँ पर द्रव्यमान अदिश राशि में आता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलती बस से उतरने पर आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं। तो जो चलती बस है उससे कोई यात्री अगर उतरता है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, या चलती ट्रेन में अगर ब्रेक लगा दें या चलती बस में ब्रेक लगा दें तो आगे की ओर झुक जाएंगे। तो ये जो नियम है ये जड़त्व का नियम होता है, और ये जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलें प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है, क्रिकेट की गेंद लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है। तो देखो ये जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसमें सीधा सीधा आंसर भी लगा सकते हैं, हाथ को आघात कम का लगेगा, ये तो बिल्कुल सीधा आप पहचान ही सकते हैं क्योंकि पीछे की तरफ खींचेंगे तो हाथ में लगती कम है। यहाँ गेंद को मजबूती से पकड़ना ये नहीं होगा, इसमें गेंद द्वारा हाथ पर अधिक बल लगेगा नहीं, और गेंद द्वारा अधिक बल लगेगा हाथ पर ये नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर हाथ को आघात कम लगेगा, आघात मतलब चोट कम लगेगी। अब प्रश्न नंबर 18 है। 18 में लिखा है, एसआई पद्धति में संवेग का मात्रक क्या है। तो जो एसआई पद्धति है उसमें संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये न्यूटन सेकंड यहाँ पर रहेगा, ये संवेग का मात्रक है। प्रश्न नंबर 19, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो जो संवेग परिवर्तन की दर है ये बल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20, किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v तथा संवेग p है तो इन तीनों में संबंध क्या होगा। अभी ऊपर संवेग परिवर्तन की दर के बारे में बताया गया था, और यहाँ पर इनमें संबंध पूछा गया है एम, वी और पी में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पी बराबर एम वी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।